नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, बहुत सी चीजें बात करनी थी, लेकिन ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन ए, ऑपरेशन आई, ऑपरेशन ये सब करते-करते अब देश का एक सबसे जो ताकतवर धन धन आप उसको क्या बोलेंगे जो भी ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब वो सरकारें बना और बिगाड़ रहा है। और सबसे दुःख की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ये सारे काम हो रहे हैं, उनकी सीमेंट फैक्ट्री की समस्या थी, 67 दिन तक सीमेंट फैक्ट्री को वो इसलिए नहीं दे रहे थे कि वो उचित भाड़ा नहीं दे रहे थे ट्रांसपोर्टर्स को। वहाँ के सेब किसान रो रहे हैं। और इसमें सबसे जो दुःख की बात है, कांग्रेस पार्टी का एक आला नेता, जिसको वहाँ का क्यों इंचार्ज बनाया गया है, मुझे आज भी नहीं मालूम। जैसा कहा जाता है कि उसने जब पिछली बार सरकार बन रही थी, तो उनके जो खास आदमी थे, एक एक दूसरे एमएलए थे, जात के ब्राह्मण थे, उनके नाम पे वो उस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा ले चुके थे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी को ये बात पता लग गई और उन्होंने ये इंश्योर किया कि अडानी का जी का आदमी वहां पे मुख्यमंत्री न बने। लेकिन इस बार जैसा कहा जा रहा है कि सारा मामला उलट-पुलट करके क्योंकि एमएलएज भी कह रहे हैं हमें पार्टी से दिक्कत नहीं है, हमें सुक्खू जी से दिक्कत है, लेकिन हरा तो दिया तुमने पार्टी ही को। मैं थोड़ा इस पे करूंगा कि अब हिंदुस्तान में क्या पार्टियां और खास करके कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देश के उद्योगपति और खास करके एक उद्योगपति चलाएगा। देखिए, देश का उद्योगपति यदि केंद्र के गोद में बैठा हुआ हो तो फिर उसके लिए भी वो नारा लागू होता है, मोदी है तो मुमकिन है। और फिर अपने को जो चाहिए, देखिए होता क्या है, जो 3 चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए। बीजेपी जहां मध्य प्रदेश जहां सत्ता आनी थी, सत्ता चली गई। राजस्थान जहां काटी की टक्कर थी वहां निपट गए, और छत्तीसगढ़ जहां आना ही था वहां भी औंधे मुंह गिर गए। क्या तीनों चीफ मिनिस्टर इसी उद्योगपति के मित्र नहीं थे? क्या राजस्थान ने माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट, जो राजस्थान को कैप्टिव माइन दी गई थी कि राजस्थान के पावर प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को जो कोल माइन दी गई थी, उसका ऑपरेशन का ठेका क्या अडानी जी की कंपनी को नहीं मिला था? क्या कमलनाथ जी के और अडानी जी के संबंध छुपे हुए थे? क्या राहुल गांधी ने जिन आदिवासियों को उनके बीच में जाके प्रॉमिस करके आए थे कि आपका जंगल कटने नहीं देंगे, राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान पुलिस की साए में लाखों पेड़ काटे गए? क्या वहां दारू के धंधे का जो पैसा था, क्या वो किसी एक उद्योगपति के अकाउंट से कैश कलेक्शन नहीं दिखाया जा रहा था छत्तीसगढ़ का? तो ये तीनों राज्यों के जब नतीजे आए तो मुझे तो जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तो देखिए, ये तीनों चीफ मिनिस्टर जो मैं बता रहा था कि तीनों मुख्यमंत्री, क्या अशोक गहलोत ने अपनी माइन अडानी जी को ऑपरेट करने नहीं देने दी थी जो उनको स्टेट गवर्नमेंट को मिली थी? तब क्या अशोक गहलोत को ये पता नहीं था कि उनके जो नेता है राहुल गांधी, वो लगातार अडानी जी के खिलाफ फ्रंट खोले हुए हैं? क्या उनको ये पता नहीं था कि अडानी जी और बीजेपी का क्या संबंध है? क्या वो अडानी जी के थ्रू अपनी आपकी एक शील्ड तैयार कर रहे थे? क्या राजस्थान में जो कांग्रेस का हश्र हुआ, वसुंधरा जी के साथ वाले जो विधायक थे जो बागी हो गए थे, उन्होंने 40 सीटें दी है कांग्रेस को। तो वसुंधरा फैक्टर तो काम कर गया कांग्रेस के फेवर में। कांग्रेस फैक्टर कहां गया? अडानी जी के गोद में। वही हाल छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में क्या राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था कि मैं जंगल काटने नहीं दूंगा, वहां बैठे हुए थे आदिवासियों के बीच में जाके। जब पदयात्रा होती है तो पूरा का पूरा जंगल पुलिस के साए में कटवाया जाता है। क्या ये अडानी जी के थ्रू वहां पे भी ईडी से शील्ड ले रहे थे? और जब राहुल गांधी ने कड़े तेवर अपनाए तो फिर अडानी जी आखिर में बोलने लगे कि अडानी चलाएगा। तो उसके पहले छत्तीसगढ़ कौन चला रहा था? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस चला रही थी? क्या दारू का जो पैसा इलीगल, वो जो दारू का जो वहां पे स्कैम हुआ है, वो दारू का कैश कलेक्शन किसकी कंपनी के थ्रू वाइट हो रहा था? कई स्कैंडल्स हैं। मैं बार बार कहता हूं आनंद जी कि जब तक कांग्रेस अपने बीच में जो स्लीपर सेल्स है बीजेपी के, इनको नहीं हटाएगी, तब तक
कांग्रेस को ये दीमक जैसे अंदर से चाटते जाएंगे। कमलनाथ तो एक्सपोज ही हो गए, दरवाजे पे जाके बेरंग वापस आ गए और अब कहते हैं कि हमें तो अभी एक होके लड़ना है, या बर्बाद कर देंगे पार्टी को। राजू शुक्ला का लोकस स्टैंडी क्या है? कौन है राजू शुक्ला? ये क्रिकेट के राजनीति के माहिर जाने जाते हैं, तो क्रिकेट की राजनीति करें। कांग्रेस की राजनीति में एक पैर क्रिकेट की राजनीति में, और वही है बीजेपी कांग्रेस कनेक्शन। क्या अमित शाह के बेटे एआईसीसी में जो स्थापित हुए हैं उनके गॉडफादर ये नहीं है? क्या उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये नहीं कहा था कि अमित शाह जबरदस्त काम कर रहे हैं देश में? ऐसे लोगों को राज्यसभा मिलती है, और जो कांग्रेस के लिए जिंदगी भर लट खाते हैं, दरिया उठाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं। यह प्रियंका गांधी का डायरेक्ट इंटरवेंशन था हिमाचल में। क्या 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 प्रॉब्लम है कांग्रेस को? 40 विधायक भी आप नहीं संभाल सकते। लेकिन आनंद जी, मुझे अभी भी लगता है कि वहां कांग्रेस की सरकार को कोई धोखा नहीं। देखिए, कांग्रेस के 6 विधायक गए, ये प्रेशर टैक्टिक्स था। कांग्रेस के 6 विधायकों को भेजकर ये जो मास्टरमाइंड है वहां पे, वो कौन है? प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया। तो प्रतिभा सिंह के साथ सिर्फ 6 समर्थक है, इससे ज्यादा नहीं। 7, 8, 9 होते तो 9 को भेज देती वो, तो पर्ची निकालने का काम नहीं होता। तो इनके पास टोटल 6 है। ये 2 लोग इसलिए नहीं गए कि इनको लगा राज्यसभा में तो कोई एक्शन होता नहीं दल बदल कानून का, तो आप 6 जाके एक झलक दिखाइए, फिर पार्टी को ब्लैकमेल करके हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप ये भी मत भूलिए, आपके साथ सिर्फ 6 है, कांग्रेस के साथ 32 लोग हैं। 32 में 34 लोग हैं। 40 में से 6 और ये 2 8 भी चले गए, तो 32 लोग हैं अभी कांग्रेस के साथ। दूसरी बात, कितना देंगे? 7 बार मुख्यमंत्री बने इनके पति, और क्या चाहिए इस परिवार को? अब बेटा मंत्री है, क्या चाहिए? कांग्रेस ने तो एक फ्रेंचाइजी दे दी थी इनको, हिमाचल की। जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस का वहां काम कर रहे हैं, उन लोगों को कभी सत्ता के नजदीक आने नहीं दिया जाएगा। आज विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया तो बीजेपी के लोग गार्डन गार्डन हो गए और कहते देखिए विक्रमादित्य तो राममय हो गए, उन राम के प्रति उनका आदर देखिए, और सोनिया जी मंदिर उद्घाटन में नहीं गई इसलिए वो नाराज थे, और ये थे वो थे। अब उन बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती? परिवारवाद वाले आदमी को आप सर पे चढ़ा रहे हो क्योंकि आपको सूट करता है। जब तक कांग्रेस के 20 विधायक कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाते, तब तक बीजेपी वहां सत्ता में नहीं आती। रही बात आज के विधानसभा में निष्कासन की, तो ये जो 15 लोगों का निष्कासन हुआ है, इसके बारे में भाजपा को कोई नैतिक अधिकार नहीं बोलने का। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये काला दाग है हिमाचल के इतिहास पर। क्योंकि इससे भी बड़ा धब्बा आपका केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट में लगा चुका है। यहां तो 15 निष्कासित हुए, वहां तो 146 निष्कासित हुए। मैं अशोक भाई, हाँ अशोक भाई, मैं एक दो चीजें बीच में पूछ लूं आपसे। एक तो ये कनेक्शन भी दर्शकों को समझना चाहिए, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा आपका मतलब मैं उस पर्सनल रिस्क के साथ देश की बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं। राजीव शुक्ला जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन राजीव शुक्ला जी ही वो कड़ी हैं जो अरुण जेटली के समय सारा काम धाम अरुण जेटली के कमरे में हरदम बैठे रहते थे। उसके बाद अनुराग ठाकुर, जो एक तरह से गॉडफादर हैं पूरे उस बीसीसीआई के, इनको राजीव शुक्ला को ही क्यों हिमाचल दिया जाता है?
इस पे भी बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। और राजीव शुक्ला ने आज तक क्या प्रधानी का इलेक्शन जीता है? राजीव शुक्ला ने कोई इलेक्शन लड़ा है? राजीव शुक्ला के पास इलेक्शन का क्या हुनर है? एक तो इस पे जरा आप, क्योंकि हम सब लोग जितने, और एक और राजीव शुक्ला पावर ब्रोकर है, सिर्फ पावर ब्रोकर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अशोक जी, वो बनारस नहीं, बनारस में राहुल गांधी की गाड़ी में पीछे खड़े होकर वो टाटा कर रहे थे। राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा, उससे उनके वोट कम हो रहे हैं, उससे उनके वोट बढ़ नहीं रहे हैं जब वो टाटा करते हैं। मैंने क्या कहा आपको, जब तक कांग्रेस अपने भीतर के बीजेपी के स्लीपर सेल को नहीं पहचानती, कांग्रेस को वो दिमक लगा के खाली कर देंगे। लिख लीजिए मेरे बात, खाली कर देंगे। और ये लगातार हो रहा है। राजीव शुक्ला का कांग्रेस में क्या कंट्रीब्यूशन है, यदि इतिहास देखा जाए तो उनसे ज्यादा 1000 गुना कंट्रीब्यूशन वाले लोगों को एमएलए का टिकट भी नहीं मिलता, और ये मंत्री भी बन जाते हैं सत्ता में। ये प्रियंका गांधी जी को भी सोचना होगा। ये समय वो नहीं है कि जो आपके दरबार में आके आपको सलाम दुआ करे, आपकी बढ़ाई करे, तो आप मंत्र आत्ममुग्ध हो जाइए। आपकी जवाबदेही चाहिए। सिद्धू को पंजाब में किसने सर पे चढ़ा के रखा है? आप देखिए सचिन पायलट को किसने सर पे चढ़ा के रखा है? सचिन पायलट को उसी समय पार्टी से निकाल देते तो भी जो डैमेज पार्टी के अंदर रह के वो कर रहे हैं, वो भी आज भी बाहर रह के, अंदर रह के कर रहे हैं। जिसने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के साथ गद्दारी करने का प्रयास किया, वो कभी पार्टी का लॉयलिस्ट हो ही नहीं सकता। जिस पार्टी में एक्टर्स, खिलाड़ी, पत्रकार, रिटायर्ड अधिकारी, इनको तवज्जो दी जाती है, उस पार्टी में बैंकरप्सी आ गई, दिवालिया निकल गया उस पार्टी का, मान लीजिए आप। पार्टी कार्यकर्ताओं से होती है, और कार्यकर्ताओं के बीच में नेता उभरता है तो उसको जनमानस पे, अपने कार्यकर्ता के नब्ज पे हाथ होता है। जो कारपोरेट सेक्टर से आते हैं, कारपोरेट फंडिंग से नेता बनते हैं, वो सिर्फ कारपोरेट की नब्ज पता करते हैं और अपने जरिए कारपोरेट का, देश की नब्ज कारपोरेट के हाथ में देते हैं। ये दुर्भाग्य है सभी राजनीतिक दलों का। आप समाजवादी देखिए, आप कांग्रेस देखिए, आप बीजेपी देखिए। अरे अधिकारी आपको चाहिए, उनका एक्सपीरियंस चाहिए तो उनको किसी पोस्ट पे रखे, मंत्री बनाएंगे उनको। मतलब भाजपा में जिन लोगों ने 60 साल 65 साल तक 4-4 8-8 पीढ़ियां खपाई, देखिए कितने ब्यूरोक्रेट से मंत्री अभी वर्तमान केंद्र में। एक ब्यूरोक्रेट को यूपी भेजा जाता है और मंत्री पद का जगह देता है। क्या भाई, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है बीजेपी में, मुझे बताइए। और वो क्या क्या तीर मार लेगा? सालों साल जनसंघ से लेके भाजपा तक पुलिस के लट खा के, जेल काट के जिन लोगों ने भाजपा को जिंदा रखा, उनके क्या क्या फील होता होगा, उनके बच्चे क्या सोचते होंगे कि हमारे दादा परदादा कैसी पार्टी, ढगटिया पार्टी कर दी। एक आईएएस अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद या मंत्री बन के आता है। क्या अखिलेश के पास कोई उम्मीदवार नहीं था? एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को उम्मीदवार बनाया राज्यसभा में। ये सभी राजनीतिक दलों को सोचने का विचार, सोच करने की जरूरत है। पत्रकार क्या होता है? पत्रकार एक तो पहले पत्रकारिता से गद्दारी करके किसी राजनीतिक दल का भोपू बनता है और फिर बोलता है कि मैं आपका भोपी बनाऊं, मुझे कुछ दीजिए, तो फिर राज्यसभा मिलती है, फिर लोकसभा का टिकट मिलता है। क्या कंट्रीब्यूशन है? अरे पत्रकारिता करिए। आपने पत्रकारिता से गद्दारी करके ये काम किया। कोई राष्ट्रपति कोटे से एमिनेंट पत्रकार करके आपको नहीं लिया गया। तो ये तमाम चीजें, जो लोग अपने पेशे से गद्दारी करके आपके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो आपके पार्टी के लॉयलिस्ट हो ही नहीं सकते।
और यदि वो अपने पेशे से गद्दारी नहीं करेगा तो फिर कांग्रेस कांग्रेस नहीं कहेगा। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में अशोक आता है तो भाई, गलतियां तो करता है, पत्रकार गलतियां उजागर करता है। जी, वह भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कोई घोड़ा मारा है क्या कि भाजपा की सरकार के खिलाफ हम बोलते हैं? लेकिन उतनी ही ताकत से हम कर्नाटक सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। जिस दिन कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई और गोमूत्र से विधानसभा धोया, उस दिन हमने पूछा था कि फिर आप में, यदि आप गोमूत्र से विधानसभा धोते हो तो फिर आपको उंगली उठाने का अधिकार ही नहीं योगी आदित्यनाथ पे, उन्होंने अपना घर क्यों धोया। इतनी कुत्सित मानसिकता जो बीजेपी कांग्रेस की होगी तो फिर हो गया, आपका कैरेक्टर समझ में आ गया। जी, जी। लेकिन अशोक भाई, जब एक तरफ राजीव शुक्ला को बात करना है तो मुझे एक व्यक्ति की बात और करनी चाहिए, डीके शिव कुमार। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि वो आदमी फ्रंट पे आके फ्रंट फुट पे खेलता है। कल वो पॉलिटिकल एजेंट, वहां पे कल वो पोलिंग एजेंट बना, डिप्टी, मतलब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन जब उसको अपने लोगों को बांध के रखना था तो वहां पोलिंग एजेंट बना। आज पहुंचा है हिमाचल। हिमाचल में वो दवा जो बीजेपी ने इजाद की थी और कई बार टेस्ट की थी, वो दवा थोड़ी सी खिलाई, ज्यादा नहीं खिलाई, थोड़ी सी खिला दी। अब बीजेपी बिलबिला रही है कि 15 को क्यों निष्कासित। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये शायद बहुत ठीक नहीं, लेकिन डीके शिव कुमार उनकी दवा उन्हीं को खिला रहे हैं। तो नहीं नहीं, डीके शिव कुमार क्यों देखिए, नहीं हो सकते हैं दूसरे राज्य में? डीके शिव कुमार, क्या तेलंगाना के विक्ट्री में डीके शिव कुमार का हाथ नहीं है? डीके शिव कुमार ने भी ताकत झोंकी थी। और मैं आपको और बता देता हूं, याद कीजिए अहमद भाई का राज्यसभा, जी, जो रात को 1 बजे तक झगड़े चल रहे थे, तो 1:30-2 बजे क्लियर हुई वो राज्यसभा। उस टाइम अहमद भाई का पोलिंग एजेंट कौन थे? डीके शिव कुमार। कर्नाटक से गुजरात गए थे और इन गुजराती के दोनों नेताओं के नाक के नीचे से वो राज्यसभा निकाल के लाए थे अहमद भाई की। तो इस पार्टी को डीके शिव कुमार की जरूरत है। इस पार्टी को जब सचिन पायलट ने एक विद्रोह किया, सरकार बचने के लिए जब सारा मारधाड़ चल रही थी, ऐसे में राज्यसभा का इलेक्शन आ गया और लोग कह रहे थे कि सच देखिए राज्यसभा में बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी। ऐसे टाइम पे अशोक गहलोत और अविनाश पांडे ने मिलके बीजेपी के क्रॉस वोटिंग करवाया कांग्रेस के फेवर में। ये ताकत होती है संगठन के नेताओं की। लेकिन अविनाश पांडे, डीके शिव कुमार समय आने पे हाशिए पे चले जाएंगे, जैसे वो मानिकराव ठाकरे को किया। तेलंगाना में 1 साल जो आदमी सिर्फ दिवाली दशहरे ये 2 दिन छोड़ के 363 दिन जो आदमी तेलंगाना में रहा, उसको गोवा भेज दिया लोकसभा में। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को भी देखना होगा कि उनकी कान में जो बात बताते हैं वो है कौन। मानिकराव ठाकरे का गुनाह इतना है कि राहुल गांधी के आसपास जो 2-3 दलाल बैठे हैं उनको वो खुश नहीं रखते। तो वो कर रहे हैं, वो गोवा में काम करेंगे। जिस दिन पार्टी बोलेगी रिटायर्ड हो जाओ, घर जाके बैठ जाएंगे अपने दारवा में। क्या करेगा? आपको जी। काम करने वाले लोग ढूंढने होंगे। क्या भाजपा काम करने वाले लोगों को नहीं ढूंढते? भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखना भी चाहिए कांग्रेस को। विचारधारा नहीं, लेकिन संगठन कैसा चलाना चाहिए सोचना चाहिए। जी। अशोक भाई, एक एक और जरूरी बात आपसे करनी थी। एक हमारे देश में एक बाबा हुआ करते थे जो अब लाला हो गए हैं। लाला रामदेव की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनको बाबा कहना मुझे लगता है कि बाबापन का अपमान है। अगर क्योंकि बाबा कहते हैं हम लोग, एक दूसरी तरह की दिमाग में वो आती है, वो लाला, शुद्ध रूप से लाला। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिस तरह से नोटिस इशू किया है और कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, आपको क्या लगता है कि उसमें से बालकृष्ण, उसमें से कोई ना कोई जेल जाएगा? मुझे तो लगता है कि जिस तरह का तेवर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया, जेल जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं जाना है, चाहिए, कंटेम्प्ट। जेल जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को भी अपने जूती के नोक पे रखने वाले यदि वो लोग हैं तो उन्हें उनकी औकात दिखानी चाहिए। और दूसरी बार मैं बता दूं, बाबा रामदेव जो लोग कहते हैं वो रामदेव है, रामदेव यादव है। ठीक है, मैं यादव होने पे, ब्राह्मण होने पे, ठाकुर होने पे मेरा ऑब्जेक्शन नहीं। आप योगा इंस्ट्रक्टर है, योग शिक्षक है, आप बाबा नहीं है। भगवा पहनने से हर आदमी बाबा नहीं होता। रावण ने भी भगवे पहन के सीता का हरण किया था। भगवा तो तब से बदनाम हो रहा है।
तो इन्होंने योगा सिखाना शुरू किया। योगा के चलते चलते ये आध्यात्म सिखाने लगे। आध्यात्म सिखाते सिखाते ये स्वदेशी हो गए। फिर ये मैगी से लेके जीन्स पे टूट पड़े। फिर किसी ने बोला बाबा इसमें धंधा बहुत है, तो ये आयुर्वेदिक हो गए। एक योगा मतलब हमारे देश में क्या हो सकता है? हमारे यहाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस, हीरोइन जो है, महिला जो जितनी नेत्रियां हैं, वो बाथ टब में बैठ के लक्स साबुन का विज्ञापन करती है। वो उससे कभी नहाती भी कि नहीं है जीवन को पता नहीं, किसी को नहीं पता, क्योंकि वो सब इतनी कमाती है कि विदेशी साबुन किसी को हाथ नहीं लगाती। देवयानी चौबड़ ने अपने कॉलम में लिखा था, बहुत फेमस एंटरटेनमेंट राइटर थी देवयानी चौबड़। उन्हें लिखा था कि मुझे गारंटी के साथ कहती हूं कि ये तमाम एक्ट्रेस अपना लेफ्ट हैंड भी नहीं धोती होगी उससे, लेकिन विज्ञापन के पैसे मिलते हैं। ये बाबा योगा सिखाता है, टूथपेस्ट कौन सा यूज करना है ये भी बताता है, कौन सी गाय का घी घी खाने से ठीक होता है ये भी बताता है। और बताते बताते ये बताने लगा कि सिर्फ मेरा ही घी खाइए, दूसरे का घी खाओगे तो जहर है। ऑब्जेक्शन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वो था कि इनके आधे आधे पेज के विज्ञापन छपते थे कि एलोपैथी दवाई या मत लीजिए, वैक्सीनेशन ये देश के लिए खराब है, आयुर्वेद लीजिए। मैं आनंद जी आयुर्वेद में विश्वास रखता हूं। मैं मतलब मुझे कोई शर्म नहीं आती करने में। यदि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और बोल रहा हूं और जीवित हूं, इसमें एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा हाथ है। एक समय ऐसा भी आया था मेरे जीवन में कि मेरी बीमारी पता ही नहीं चल पा रही थी, और एक नाड़ी वैद्य ने मुझे ट्रीट किया और ठीक किया। आयुर्वेद में मेरा विश्वास है। लेकिन वो नाड़ी वैद्य जो है, वो वैद्य का ही काम करते हैं। वो कपड़े नहीं, जींस नहीं बेचते, वो मैगी नहीं बेचते, वो योगा नहीं बताते, वो अपना काम छोड़ के और कुछ बात नहीं करते। वो कौन सा प्रोडक्ट खाना चाहिए तुमको, कुछ भी नहीं। वो बोलते इन चीजों का परहेज करो। ये आयुर्वेद है। तो जो आयुर्वेद काम करता है उसको आयुर्वेद करने दो। इन लोगों ने धंधा बनाया है। ये हो गए आसाराम बापू हो गए। आसाराम बापू भी प्रोडक्ट बेचते थे। वो श्री श्री रविशंकर है, वो भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। इन लोगों को, या तो इन लोगों के पास अथाह जो काला धन आता है उसको व्हाइट करने के लिए इनको ये सेल चाहिए, ताकि कैश का सेल दिखा के ये उसको काला सफेद करे। ऐसे कई धंधे लोगों ने, मैंने कहा भी किसी को कि यार इन बाबा को इतना समय कहाँ मिलता है, ये क्यों ये काम करते हैं? अरे बोले उधर से जो काला धन आता है उसको सफेद करने का भी एक रास्ता है। कभी ईडी ने इधर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं हमेशा बाबा रामदेव को कहता हूं कि एक योगा इंस्ट्रक्टर, योगा शिक्षक होने के नाते मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन योगा के बाहर मत जाइए। मुझे धर्म मत सिखाइए, भगवान के लिए मुझे धर्म मत सिखाइए। गीता श्री कृष्ण को कहने दीजिए, गीता मत समझाइए। और मुझे जीन्स मेरी पहनो ये मत बताइए, मेरी नूडल खाओ ये मत बताइए, मैगी को गाली दो और मेरी नूडल खाओ ये बोलो। ये धंधा है। मैंने तो एक व्यक्तिगत रूप से एक दिन पूछा था उनको, एक जगह मिले थे एक पार्टी में मुझे, और पेज 3 की पार्टी थी, बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम था, शराब भी परोसी जा रही थी। तो हमने उनको कहा कि बाबा आपकी शराब कब लॉन्च हो रही है, क्योंकि एक दिन आप दारू के धंधे में भी उतर सकते हैं, ये बोल के कि ये सोमरस है आयुर्वेद में। तो सही समय पे सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें 2 पार्ट में, यदि आप देखेंगे, जस्टिस मिश्रा और वो थे अमानुल्लाह, तो उनने उनने बड़ा क्लियर कट उसमें लताड़ा केंद्र सरकार को भी है। उनने कहा कि ये भ्रामक विज्ञापन आपके नजर के सामने आ रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? 2 साल से आप क्या कर रहे हैं? 2 साल से 2 साल से आप क्या कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देने के बाद भी, मतलब आप बंद करने के बाद भी यदि आप लगातार चल रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार की इतनी मोटी गेंडे की चमड़ी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है रामदेव बाबा को खुश करने के लिए, क्योंकि चुनाव आ गए अभी लोकसभा के,
रामदेव नाम का एटीएम और लगेगा इनको चुनाव में। तो एक प्रचार करने के लिए एक भगवा भी चाहिए, जो योगा सिखाते सिखाते बताता है कि इस आसन में एक ओटासन भी है, मतदान आसन। ये मतदान यदि आप बीजेपी को करोगे तो ये आसन फलफुलित होगा। ये काम भी बाबा रामदेव करते हैं। तो रामदेव की जरूरत है तो हो सकता है कि ये जो एक्ट है, रेमेडीज एंड मैजिक, हाँ, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, इस एक्ट में अमेंडमेंट क्या अध्यादेश भी लाया जा सकता है। ऐसा कोई अमेंडमेंट करेंगे अध्यादेश लाके, ताकि बाबा ये फर्जी विज्ञापन भी चलाए। अरे न्यायमूर्ति ने पूछा कि भाई आप कैसा बोल सकते हैं कि ये जड़ से खत्म हो जाएगा, कैसे जड़ से खत्म हो जाएगा? तो उनके वकील ने कहा कि साहब वो सन्यासी है। तो बोले सन्यासी है तो क्या करें? इस देश के कानून संविधान सन्यासी पे लागू नहीं होता। आप पूरा नंगा नाच चलोगे, इस सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं मानोगे। आपकी इतनी हिम्मत, इतना साहस जुटा पाते आप? इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी आप अवहेलना करते हैं। इसमें जेल भी हो सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और होनी चाहिए। अशोक भाई तब चलते तक चलते लोगों को मैसेज नहीं जाएगा। अशोक भाई चलते चलते एक जरा पॉलिटिकल बात भी कर ले, शुद्ध चुनाव की। इंडिया गठबंधन का काफी कुछ कवर हुआ, यूपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया। एनडीए गठबंधन की कोई खबर है? क्योंकि मुझे लगता है भाई आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको ज्यादा खबर होती है। एनडीए गठबंधन यहाँ यहाँ हो गया, इतनी सीटें हो गई, कहाँ 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 हुआ, जरा कुछ अगर। देखिए, एनडीए गठबंधन का हास्यास्पद पहलू यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 370 तो हमारे आएंगे और एनडीए के 400 आएंगे। तो 30 सीटें उन्होंने बाकी लोगों के लिए छोड़ी है। एनडीए गठबंधन में 38 लोग हैं, 38 राजनीतिक दल हैं। उसमें से भाजपा छोड़ दी तो 37 राजनीतिक दलों को 30 सीटें लानी है। मतलब भाजपा ने बोल दिया 30 सीटें आपके लिए छोड़ी है। ठीक है। अब महाराष्ट्र में इस एनडीए गठबंधन में कोई तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि कोई बाकी राजनीतिक दल है ही नहीं। अब अपना दल है, वो एक आध सीट और बढ़ा के मांगेगा। उसके अपना दल के वाले लोग भी थोड़ा कांग्रेस की तरफ पिंगा डाल रहे थे कि हम इंडिया में आना चाहते हैं, लेकिन फिर उनको कांग्रेस समझ गई कि ये हमारे पास बातचीत करने के लिए आएंगे और अपना कोटा बढ़वाएंगे एनडीए में, ये रहेंगे वहीं, इसलिए उन्होंने तवज्जो नहीं दी। और उसके बाद सारा मसला फंसेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बात ऐसी हुई कि महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा में मैं हंसा शिवसेना, इसलिए अशोक भाई, मेरा दर्शक किसी ने कहा था कि मेढक तौलने जैसा होगा वहां, मेढक तौलने जैसा महाराष्ट्र का। वही वही। तो अभी अभी हो क्या रहा है महाराष्ट्र में, जो मैं कल की खबर बता रहा हूं आपको। महाराष्ट्र में यह है कि जब चुनाव हुए पिछले लोकसभा के, तो एनसीपी और कांग्रेस आधे आधे सीटों पर लड़ी, शिवसेना और बीजेपी आधे आधे सीटों पर लड़ी। मतलब शिवसेना 17 पे लड़ी और बाकी सीटें उन्होंने बीजेपी को दी कि बड़ा भाई है, मतलब लोकसभा में तुम ज्यादा ले लो। अब हुआ ये कि शिवसेना और एनसीपी में स्प्लिट हुई। बीजेपी के साथ जो गए वो बोलते हम असली शिवसेना है, बीजेपी के साथ जो गए वो बोलते हम असली एनसीपी है, और इलेक्शन कमीशन ने भी उनको माना है। तो अब मामला ये फंसा है कि ओरिजिनल शिवसेना वो उन 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी किसी भी हालत में। ओरिजिनल एनसीपी 22 सीटों पे चुनाव लड़ेगी लोकसभा की, जो उनकी थी। तो 22 और 17 कितनी हो गई? 39। बाकी बची हुई 9 सीटों पे क्या बीजेपी लड़ेगी? अरे आठ वाले भी हैं भाई, आप उनको भूल गए, 8 वाले भी हैं। आठवले को तो कुछ नहीं देंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आठवले को कुछ नहीं देंगे। वो आठवले इधर उधर करके, क्योंकि वो मंत्री पद दिया है उसको, तो उसमें खुश रहता है। हाँ, थोड़ा हवा तेज करेगा वो, ताकि कुछ मिले, कम से कम प्रचार के लिए धनवन मिले। तो अब पेच वहां फंसा है कि 48 सीटों में यदि 20-20, 17 उसको, 22 इसको, और ये 22-25 पे ये भी, 27 पे ये भी लड़े, तो ये 48 की 60 सीटें कैसे करे? इस पे उनका अभी विचार मंथन चल रहा है कि महाराष्ट्र की 48 को 60 सीटें कैसे करें। हो नहीं पा रहा है। कल भी एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी भी हालत में हम हमारी लोकसभा की 17 सीट नहीं छोड़ेंगे। ये भी नहीं छोड़ेंगे, अजीत दादा भी नहीं छोड़ेंगे, तो भाजपा के पल्ले क्या रहेगा?
मसला वहां फंसा है। और आज प्रधानमंत्री जी यवतमाल जिले में हैं, जिस जिले में देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या होती है। 2014 में प्रधानमंत्री वहां गए थे चाय पे चर्चा करने, और वहां के किसानों को चाय की चर्चा पे बहुत सारी बातें बोल के आए थे। उनमें से एक भी चीज पिछले 10 साल में पूरी नहीं हुई। वो पूरे किसान वहां आंदोलित है, और सभी किसानों को चुप करवाया गया है। उन्होंने कहा कि आपको वहां अरेस्ट किया जाएगा यदि आप वहां कुछ हवाबाजी करोगे तो। लेकिन किसान मजे ले लेके बोल रहे हैं कि भाई पहली चार्ज की चर्चा का क्या हुआ ये तो बताओ। उसमें से एक भी चीज पूरी नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा हास्यास्पद पहलू है। तो अशोक भाई, जितना मुझे नहीं पता इसका पता उतना आपको भी नहीं पता, एनडीए की अभी किसी स्टेट, उत्तर प्रदेश में ही अनाउंस कर देते हैं कि भाई 2 नहीं 3 दे रहे हैं, या पंजाब कर नहीं देते हैं, नहीं या आंध्र नहीं प्रदेश, नहीं या किसी, तेलंगाना। अरे साहब अभी तो आकलन ही चल रहा है कब अलग अलग इम्पायर। राज्यों में। वहां शिवराज से संभल के रहना है, या वसुंधरा से संभल के रहना है, रमन सिंह से संभल के रहना है, महाराष्ट्र में एक सेटल करना है, कर्नाटक में येदुरप्पा फैक्टर भी देखना है, दूसरा फैक्टर भी देखना है, उत्तर प्रदेश में भी छोटे छोटे दलों को भी साधना है। नहीं नहीं, शैडो बॉक्सिंग उत्तर प्रदेश में भी है एक साहब। भयानक यहाँ पे लड़ाई, है। मैंने कहा ना नहीं नहीं, आपको, जब हाँ, अपना दल वाले कांग्रेस की तरफ पिंगा बढ़ा रहे थे तो आप समझ जाइए। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी सीटें अलॉटमेंट के बाद और पोलराइजेशन होगा। नहीं, अभी ये जयंत जो जी का क्या हुआ? जयंत जी को जो दरवाजे पे खड़ा रखा है, अरे भाई दरवाजा खोल के अंदर तो नहीं, बिठा लेते हैं। देखिए तो जैन जी को, देखिए जैन जी को जो प्राइज दी गई इंडिया गठबंधन छोड़ने की वो बहुत ज्यादा है। उनके दादाजी को भारत रत्न, और क्या चाहिए आपको, दे तो दिया भारत रत्न। अरे कार में, गाड़ी में तो बिठा लो, बस रवाना होगा, ये दौड़ रहे हैं पीछे, खोल ही नहीं रहे अरे भाई दरवाजा। साहब अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है जैन को, जी। तो प्रधानमंत्री जी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। कितनी दूर आदमी दौड़ सकता है भाई? किसी आदमी की सीमा होती है लोगों बस को, बाकी। जिन लोगों को अपना आत्मसम्मान नहीं होता, उन्हीं लोगों को भाजपा में जगह है। जो अस्मिता और आत्मसम्मान की बात करता है वो भाजपा से दूर रहता है। अब तो भाजपा के अपने पुराने नेताओं का भी आत्मसम्मान रोज ठेस पहुंच रही है उसको। फिर चाहे देवेंद्र फडणवीस हो जो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाए गए, गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, कई दिग्गज है जो अपमान का घूंट पी के बैठे हुए हैं। क्या करें। चलिए अशोक भाई, लगता है कि अगले हफ्ते शायद बीजेपी की पहली लिस्ट निकल आएगी, जैसा वो कहते हैं। इंतजार रहेगा उस पहली लिस्ट का, क्योंकि उससे बहुत सी चीजें और क्रिस्टलाइज होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल, बात करने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद मच। धन्यवाद धन्यवाद।